नमस्कार दोस्तों, क्लिक हाउ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जनवरी 2021 के, जिसमें हम लोग देखेंगे क्विज और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। और ये जो करंट अफेयर्स है वो 27 से 31 जनवरी 2021 तक है। अगर ये सभी क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लिक हाउ को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए ने आरएस शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। और ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। तो आयुष्मान भारत योजना के पहले सीईओ कौन थे? तो उसके जो पहले जो सीईओ थे यानी कि इंदु भूषण थे। ओके, इंदु भूषण जो थे आर एस शर्मा से पहले। और आर एस शर्मा की बात करें तो वो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के एक पूर्व अध्यक्ष थे, जो 1 फरवरी से एनएचएस की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर हम लोग बात करें आयुष्मान भारत की, किसकी बात करें? आयुष्मान भारत। तो इसको लॉन्च कब किया गया? लॉन्च किया गया है 23 सितंबर 2018 को। कब? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत जो है उसको लॉन्च किया गया। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो वो है भारत। तो भारत देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने यह भी कहा कि हम शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन भी करते हैं। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, उसकी स्थापना। और उसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में है उसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना जो की गई है वो 24 अक्टूबर 1945। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है तो उसके गवर्नर कौन है? उसके जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो गवर्नर है महाराष्ट्र के, जिसने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। और पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल में कौन जा चुके हैं? यरवदा जेल में जा चुके हैं संजय दत्त जो है वो यरवदा जेल में ही तो थे। और इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। यानी कि हम लोग उसको देख सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। ओके, और हमारी जो हिस्ट्री है ओके वो अच्छी से क्लियर हो सकती है। और इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकार और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता भी मिलेगी। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, नए जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। ओके, तो उसने कौन से भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है तारक शाह को।
ओके, तारक शाह। तो अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है और प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है। और तारक शाह जो है इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। उसके बाद आता है तानिया दास। तो तानिया दास जो है विज्ञान से जुड़े मामले यानी कि ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो है तानिया दास को। और नारायण सुब्रमण्यम की बात करें तो उसको ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधायक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं, नारायण सुब्रमण्यम। और उसके बाद बात करें तो सुची तलाटी। तो सुची तलाटी जो है वो जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग यानी कि ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में ऑफिस स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त की गई है। ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त की गई है सुची तलाटी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। और मुद्रा कोष के अनुसार 2022 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.8% और चीन की 5.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर हम लोग IMF की बात करें, IMF, तो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है? वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और उसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है, वो है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी यानी कि US अमेरिका में है। और उसका जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन कब हुआ था? वो हुआ था जुलाई 1945 को IMF का फॉर्मेशन हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फाउंडेशन कब गठन किया गया? जुलाई 1945 को गठन किया गया। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण जो है वो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पहला कौन सा है? पहला है भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। तो तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होता है पद्म भूषण यानी कि V को निकाल देना है। और चौथा कौन सा होता है? तो वो होता है पद्मश्री। ओके, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो वो है शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, जिसको भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया और उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति भी हुई थी। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु श्रम शक्ति राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है। ओके, तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? तो श्रम शक्ति
राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है। और ये जो पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और ये जो डेटा है उसको मौजूदा कल्याणकारी योजना यानी कि अभी जो कल्याणकारी योजना चल रही है उसे जोड़ने के लिए की गई है। और यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजना से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करने वाला है। कौन सी योजना है? श्रम शक्ति। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया है 7वें स्थान पर। तो जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7वें नंबर के स्थान पर रखा गया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच को हम लोग पर्यावरण थिंक टैंक भी बोल सकते हैं। उसके द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है मोजाम्बिक, दूसरे नंबर पे है जिम्बाब्वे और तीसरे नंबर पे है बहामा। तो भारत का जो नंबर है वो है 7वें नंबर का। पहला नंबर है मोजाम्बिक, दूसरा नंबर है जिम्बाब्वे, तीसरा नंबर है बहामा और भारत का जो नंबर है वो 7वां नंबर है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो 7.3% रहने का अनुमान यहाँ पे लगाया हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। और इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। ओके 2021 में। और इस दौरान चीन की वृद्धि दर जो है वो 7.2% रहने का अनुमान है, यानी कि हमारे से कम। किसकी? चीन की वृद्धि दर। मिस्र जिसको हम लोग इजिप्ट बोलते हैं उसके लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ओके तो वो नियुक्त किया गया है अजित विनायक गुप्ते। अजित विनायक गुप्ते को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इजिप्ट में यानी कि मिस्र में। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजित विनायक गुप्ते को मिस्र यानी कि इजिप्ट के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर लिया है। और ये जो अजित विनायक है वो इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी और उन्होंने चीन की मैड्रिन भाषा की पढ़ाई की है और इसी वजह से वो चीन के मामलों की जानकार भी है। और 1995-98 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी भी ये रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जो है वो जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। तो ये जो जस्टिस है पीवी संजय कुमार वो पहले कहाँ पे जज थे? वो थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में और अभी मणिपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन गए। क्या बन गए? चीफ जस्टिस। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के प्रशांत डोरा जो गोलकीपर था वो उसका 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया और वो 44 साल के थे और उन्होंने 1999 में थाईलैंड के खिलाफ पदार्पण किया और उन्होंने सेफ कप और सेफ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दे दी है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को
40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दे दी है और यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए मानवीय प्रकृति को सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और इनमें डूबना, दुर्घटना के टाइम पे आग लगने की घटना होती है तब, बिजली या फिर जो प्राकृतिक आपदा होती है तब, या फिर खानों में चलाए जाने वाले बचाव अभियानों में भी, या फिर दूसरे ऐसे कार्यों में मदद करना इसमें शामिल हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, जिसने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 को से लागू करने की घोषणा की है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है और साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने वाले मोटर वाहन मानदंड में संशोधन का प्रस्ताव किया था। वो कब किया था? 2019 में। तो मोटर वाहन जो अधिनियम है वो 2019 में पास किया गया था। ओके, तो लोकसभा में कब पास हुआ था? तो लोकसभा में पास हुआ था 23 जुलाई को। कब? 23 जुलाई को। और राज्यसभा में कब पास हुआ था? तो राज्यसभा में ये पास हुआ था 31 जुलाई को। 31 जुलाई को ये पास हुआ था मोटर वाहन अधिनियम। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो वो बन गए हैं मार्केलो रेबेलो डिसूजा। मार्केलो रेबेलो डिसूजा दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो पुर्तगाल में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और जिसमें उदारवादी जो राष्ट्रपति है मार्केलो रेबेलो डिसूजा एक बार फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अगर हम लोग पोर्टुगल की बात करें तो पोर्टुगल जो है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? उसके प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और उसकी जो राजधानी है, यानी कि जो कैपिटल है, राजधानी जो है वो कौन है? वो है लिस्बन। राजधानी जो है वो क्या है? लिस्बन। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, ओके, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक ये चला था। 1939 से 1945 तक ये चला था। ओके, उसके दौरान प्रलय की त्रासदी के वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रतिवर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। और ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का विषय यानी कि थीम क्या था? ओके, जो थीम थी फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। ओके, ये उसकी थीम थी। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कामले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसको सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से। ओके, तो नामदेव चंद्रभान कामले जो एक मराठी के जाने माने उपन्यासकार है जिसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ओके, तो मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कामले जिसको साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें इससे पहले
साल 1995 में अपने उपन्यास राघवेल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ओके, राघवेल उपन्यास के लिए। और हाल में उन्होंने गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित एक पुस्तक भी यहाँ पे लिखी है। भारत EIU के एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से स्थान पर है? तो वो जो है वो 10 नंबर पे स्थान पर है। भारत EIU के एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में 10 नंबर पे स्थान पर है। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा एक नए लॉन्च किए गए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत को 11 एशिया प्रशांत देशों में 10 नंबर का स्थान मिला है यहाँ पे। और सबसे पहले नंबर पे है सिंगापुर, और उसके बाद जो आता है वो ताइवान, जापान तीसरे नंबर पे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चौथे नंबर पे है। सिंगापुर पहले नंबर पे, ताइवान दूसरा, जापान तीसरा, ऑस्ट्रेलिया चौथा, और सबसे लास्ट जो है वो है इंडोनेशिया, और उसके पहले यानी कि 10वें नंबर पे वो है हमारा भारत। भारत ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो वो हासिल किया है 86 नंबर का। तो भारत ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 86 नंबर का रैंक जो है वो हासिल किया है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स 2020 में 180 देशों में से भारत को 86 नंबर का स्थान मिला है, यानी कि बहुत पीछे चले गए। यानी कि यहाँ पे करप्शन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि 2019 में भारत का जो क्रम था वो 18 नंबर का था। भारत का क्रम था वो 8080 नंबर का था, जबकि 2020 में उसका क्रम 86 नंबर का हो गया, यानी कि 6 नंबर जो है वो बढ़ गया। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो सबसे पहले नंबर पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क। तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल कर लिया। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है वो पहले नंबर पे है करप्शन में। ओके, यानी कि करप्शन कम है यहाँ पे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क में करप्शन कम है, और इसीलिए उसका जो क्रम है वो भी फर्स्ट नंबर पे है। सोमालिया और दक्षिण सूडान वो 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर है, यानी कि सोमालिया और दक्षिण सूडान जो है वो सबसे नीचे स्थान पे है। अभी हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो अमृत महोत्सव, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था कि समारोह का उत्सव है, तो ये अमृत जो महोत्सव है ओके, वो भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत की आजादी का 75वां वर्ष यानी कि 2021 में भारत की आजादी का 75वां वर्ष है, इसीलिए अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। तो संसद का बजट सत्र हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से शुरू हुआ, और ये संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने 2021 से देश में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा ऐसा ऐलान किया, और जो कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। ओके, तो अमृत महोत्सव जो है वो इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो वो जारी की है समुद्र कछुआ के लिए। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में मैरीन मेगाफोना स्टैंडिंग आइलैंड्स और नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है वो जारी किया, यानी कि समुद्री कछुआ जो एक प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी किया है। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है फ्रांस के साथ। तो भारत ने फ्रांस देश के साथ पर्यावरण का वर्ष जो है वो लॉन्च किया है। तो पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया, और भारत और फ्रांस, असम, राजस्थान और झारखंड में ये परियोजना को शुरू किया जाएगा, और इसका उद्देश्य सतत विकास में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना भी होगा। उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क जो खबरों में था किस ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट नीति है? तो वो है फिक्की। ओके, तो फिक्की ट्रेड एसोसिएशन द्वारा ये प्रस्तावित ड्राफ्ट नीति है। तो अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
यानी कि FICCI और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी कि TISS ने उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क यानी कि USENET नामक एक नई नीति जारी की है और इस नीति का लक्ष्य 62 मिलियन से भी अधिक नैनो और सूक्ष्म उद्यमों को सेवाएं प्रदान करना है और उसका उद्देश्य अनौपचारिक नैनो, सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है, यानी कि बिजनेस जो है वो इजीली हो और अच्छा हो। वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में कौन से देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो कौन से देश? तो वो है बांग्लादेश। ओके, तो वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया। ओके, तो भारत की गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर बांग्लादेश के 122 सदस्य सशस्त्र बलों ने भाग लिया। कितने? 122। और ये भारत और बांग्लादेश द्वारा 1971 में क्या हुआ था? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था और फिर बांग्लादेश जो है वो क्या हो गया? वो उससे मुक्त हो गया, यानी कि पाकिस्तान से मुक्त हो गया और इसीलिए उसके 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाना है। और उसकी वजह से ये जो बांग्लादेश के सशस्त्र बल जो है उसने भारत की गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया। और इससे पहले भी किसी ने लिया? यस, उससे पहले फ्रांस ने लिया था। वो कब लिया था वो भी आपको याद रखना है। फ्रांस ने लिया था 2016 में। ओके, तो फ्रांस ने भी 2016 में गणतंत्र दिवस परेड में उसने भाग लिया और यूएई ने 2017 में भाग लिया। यूएई ने कब लिया? 2017 की सेनाओं ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 जारी की है? तो वो की है संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 जारी की है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 की रिपोर्ट जो है वो जारी की और यह रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 2021 में 7.3% वृद्धि का अनुमान है और जबकि 2020 में 9.6% के संकुचन का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनियन बजट जो हाल ही में खबरों में था वो एक मोबाइल एप्लीकेशन, यूनियन बजट जो है मोबाइल एप्लीकेशन कौन से संस्था के द्वारा विकसित की गई है? तो वो की गई है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ओके, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको विकसित किया है। तो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण। ओके, तो निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 से पहले यूनियन बजट मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है और इस साल का बजट पूरी तरह से कागज रहित होगा। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कागज रहित होगा इस साल का बजट। और यह मोबाइल एप्लीकेशन संसद के सदस्यों और आम जनता को बजट दस्तावेजों का उपयोग करने में भी सक्षम बनाएगा। और यूनियन बजट मोबाइल ऐप में केंद्रीय बजट से संबंधित सभी यानी कि 40 दस्तावेज उपलब्ध होंगे। वो भी आपको याद रखना है कि ये जो यूनियन बजट मोबाइल ऐप है उसमें केंद्रीय बजट से संबंधित कितने दस्तावेज होंगे? तो कितने दस्तावेज होंगे? 14। जेडेसा यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 पक्षियों की प्रजातियों का घर है? तो वो है सुंदरबन। ओके, तो भारत का सुंदरबन जो है 428 पक्षियों की प्रजाति का घर है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको जेडेसा बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नाम के एक हालिया प्रकाशन के अनुसार यह क्षेत्र पक्षियों की 428 कितनी 420 प्रजातियों का घर है। और भारतीय सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है और जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी शामिल है यहाँ पे। और कुछ पक्षी जैसे कि मास्कड फिनफुट और बफी फिश उल्लू केवल सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। तो कुछ पक्षी जैसे कि मास्क, फिनफुट, बफी फिश उल्लू सिर्फ सुंदरवन में ही पाए जाते हैं। बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया कि इस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अमेरिका के प्रमुख यानी कि जो बाइडेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सरकारी खरीद पर नियम लागू करेगा और इसे बाय अमेरिका आदेश कहा भी जा रहा है। और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना है
और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। और यह जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान का ही एक हिस्सा है। हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में से सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है? तो वो भी है अमेरिका ने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सभी योग्य अमेरिकियों को देश की सेना में सेवा करने की अनुमति देगा। और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उसको सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, पर जबकि पिछले राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसने ये प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी कि ट्रांसजेंडर जो है वो सेना में शामिल नहीं हो सकते। बट अभी जो बाइडेन ने उसके ऊपर अनुमति दे दी है। हाल ही में सुर्खियों में रहे गोविंद वल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो थे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। ओके, तो स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि गोविंद वल्लभ पंत, ओके, उसकी प्रतिमा को संसद भवन से हटा दिया गया क्योंकि नए भवन का निर्माण शुरू हो रहा है इसीलिए। और उसके बाद नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और वह 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो 1950 से 1954 और 1950 से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ? उसका फॉर्मेशन हुआ 1950 से। और उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ओके, तो गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इसको भारत रत्न भी यहाँ पे मिला है। विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो उसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में। ओके, ब्रसेल्स कहां पे आया है? वो आया है बेल्जियम में। कहां पे है? बेल्जियम। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन के नेतृत्व में दुनिया भर में हर साल 26 जनवरी, याद रखना है 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को दूसरा क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। क्या? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ओके, तो वो भी मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को दूसरा क्या मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि वर्ल्ड कस्टम डे वो भी मनाया जाता है। वो भी आपको याद रखना है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहां पे है? बेल्जियम। ब्रसेल्स कहां पे है? बेल्जियम में। इससे पहले सीमा शुल्क सहयोग परिषद CCC इसको कहा जाता था और यह 1983 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1983 से। और इस साल की जो थीम थी वो है कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। उसकी थीम थी कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण यानी कि NNMS जो हाल ही में जारी किया गया था, किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था 2017-18 में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण NNMS जारी किया और 2017-18 के दौरान किए गए इस सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि भारत में 5 से 2 वयस्कों में गैर संचारी रोगों NCD के लिए 3 या अधिक जोखिम कारक है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, तो उसने भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए टेलीमेडिसिन के उपयोग की रूपरेखा भी लॉन्च की है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बेसल 3 अनुकूल बांड जारी किया है? ओके, और 1000 करोड़ रुपए जुटाए भी है? तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी घोषणा की कि उसने निजी प्लेसमेंट के आधार पर बेसल 3 अनुकूल बांड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटवाए। चलो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय कहां पे? उसका मुख्यालय मुंबई। उसके CEO कौन? CEO है राज किरण राय। उसके CEO जो है वो है राज किरण राय। इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 11 नवंबर 1919 को। तो 11 नवंबर 1919 को उसकी स्थापना की गई। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि नेग्लिगेटेड
ट्रॉपिकल डिसीजेस डे मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया? यानी कि 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है और भारतीय स्मारक, कौन सा भारतीय स्मारक को रोशन किया गया? तो वो रोशन किया गया कुतुब मीनार को। ओके, तो दूसरा वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी 2021 को मनाया जाता है और भारत में दुनिया के 11 प्रमुख एंटिटी का सबसे बड़ा यहाँ पे बोझ है और भारत ने यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है कुतुब मीनार, उसको यहाँ पे रोशन किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।